नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। लगता है कि ब्राह्मणवाद और मनुवाद इस देश की जड़ों में, गहराइयों में इतना ज़्यादा विद्यमान है कि आज के वैज्ञानिक युग में जब हमारा देश चांद पर पहुंच चुका है, मंगल पर, सूर्य पर जाने की तैयारी हो रही है, ऐसे समय में अगर मनुवाद सिर चढ़ करके बोले और वर्ण व्यवस्था का दंश आम आदमी को तो झेलना ही पड़े, अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री को झेलना पड़े तो इसे आप क्या कहेंगे? आपने सुना और देखा होगा कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठाया था योगी आदित्यनाथ ने, जबकि उनके सहयोगी थे, उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन वर्णवाद के अनुसार केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी में आते हैं और ओबीसी अछूत, शूद्र और नीच माने जाते हैं। नीच माने जाते हैं, इसलिए उन्हें नीचे स्थान दिया गया, कुर्सी के बजाय स्टूल पर। ठीक कुछ वैसा अभी देखने में आया कि शंकराचार्य के पास मिलने के लिए या उनकी संत बाणी सुनने के लिए अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, गए हुए हैं और वह जमीन पर बैठते हैं, बाकी लोग खड़े हैं। शंकराचार्य अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री और उसके पिता मुलायम सिंह यादव, नामवर समाजवादी नेता, और उन्हें अगर जमीन पर बैठाया जाए, शंकराचार्य और जितने ब्राह्मण या सवर्ण जातियों के लोग हैं उसे देख करके मंद मंद मुस्कुराते रहें, तो इसे आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि आज के वैज्ञानिक युग में मनुवाद, ब्राह्मणवाद अभी पैर पसारे हुए है और पैर पसारता जा रहा है। आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर 2026 तक, इन 12 वर्षों में भारत कितना बदल गया है। भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष भारत था, अब वह हिंदू राष्ट्र के रूप में उसे देखा जा रहा है और निकट भविष्य में हिंदू राष्ट्र का तमगा भी दे दिया जाएगा। मोहन भागवत तो खुलकर कहते हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, संविधान उसे मान्यता दे या न दे। ठीक कुछ ऐसी ही बात योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। तो जो माहौल बनाया जा रहा है संविधान हटाने का और हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसके लिए लोकतंत्र की, संविधान की तिलांजलि देनी पड़ेगी। और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी जिनकी जनसंख्या 90% के आसपास है, उन्हें फिर से गुलाम बनाने के लिए अगर युक्तियां की जा रही हैं तो समझ लीजिए कि ओबीसी, एससी, एसटी यह सब बर्दाश्त करेंगे या फिर अभी भी अशिक्षित गंवार जैसे पहले थे, कुछ वही चोला पहने रहेंगे। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारत को एक धार्मिक देश के रूप में पहचान बनाना चाहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में भारत सबसे आगे है, जनसंख्या के क्षेत्र में आगे है और प्रजातंत्र के और दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र का तमगा तो पहले से मिल चुका है। अब भारत को धार्मिक राष्ट्र या यूं कहें धर्मांध राष्ट्र होने के तमगे का इंतजार रहेगा। अखिलेश यादव को शंकराचार्य के
पैरों के नीचे बैठाने का कार्यक्रम अगर शंकराचार्य खुद बनाते हैं तो मानना पड़ेगा कि शंकराचार्य मनुस्मृति को मानते हैं और कई बार मनुस्मृति की सराहना करते हुए सुना भी गया है। चारों शंकराचार्य के द्वारा मोहन भागवत भी इस देश में मनुस्मृति की सराहना कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं जब कहते हैं कि गणेश की सर्जरी अगर इस देश में हुई तो समझ लीजिए कि हमारे देश की शल्य चिकित्सा प्राचीन काल में कितना उन्नत थी। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गणेश को भी काल्पनिक मानते हैं और शिव को भी काल्पनिक मानते हैं। तो संविधान निर्माता का नज़रिया और आज के शासक का नज़रिया दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। संविधान के नज़रिए से जो कुछ चल रहा है, चाहे वह भारत को धर्मांध राष्ट्र बनाने और चाहे चुनाव आयोग के जरिए प्रजातंत्र को खोखला करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा हो, सब कुछ असंवैधानिक है। और जो कुछ असंवैधानिक है, आज की सरकार और आज की व्यवस्था और आज का आरएसएस उसी असंवैधानिक को संवैधानिक कह करके उसे लागू करने की बात सोच रहा है और कर भी रहा है। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। प्रगतिवादी सोच रखने वाले ओबीसी एससी एसटी के बुद्धिजीवी अगर अखिलेश यादव को फटकार लगाते हैं कि आपको ऐसी जगह जानी ही नहीं चाहिए जहां पर आपको वर्ण व्यवस्था के अनुसार नीचे जगह दी जाए बैठने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव ठहरे शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति, सियासी पर्सनालिटी और वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शंकराचार्य के पैरों को पकड़ करके चरण बंदन भी कर सकते हैं। हालांकि चरण बंदन धर्माचार्यों का करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस ढंग से अखिलेश यादव को ट्रीट किया गया और वहाँ पर खड़े सवर्ण जातियों के लोग अपनी विजय के रूप में देख रहे थे कि 2026 21वीं शताब्दी का चौथाई हिस्सा बीत गया है और हमारा देश अभी 4000 साल की वर्ण व्यवस्था के दंश को झेल रहा है और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आरएसएस ने, ब्राह्मणों ने जो प्रयास किया है वह सफल है। और दूसरी तरफ राष्ट्र की मुख्य धारा में कई धाराएं एक साथ चल रही हैं। सवर्ण के खिलाफ ओबीसी एससी एसटी हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ मुस्लिम ईसाई नहीं हैं, लेकिन मुस्लिम और ईसाई के खिलाफ जरूर हिंदू धर्म के लोग हैं। हिंदुओं के खिलाफ फतवा जारी करने वाले मुसलमानों का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन हर मुसलमान से जय श्री राम हर हर महादेव बुलवाने के लिए उनका कत्लेआम भी इस देश में किया गया है, किया जा रहा है और किया जाएगा। इस पर रोक लगाने के लिए नरेंद्र मोदी के पास कोई भी कानून नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। मुसलमान मरता है या मारा जाता है तो मरता रहे, लेकिन जय श्री राम तो उसे बोलना ही पड़ेगा। जो बचे हुए हैं, उसके बच्चे हैं, नाती हैं, पोते हैं, घर के और लोग हैं, उनको भी मार दिया जाएगा अगर वह जय श्री राम नहीं बोलेंगे। तो क्या माना जाए कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, या फिर 4000 साल की गुलामी को झेल रहा है और उसे बर्दाश्त कर रहा है, और जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया जा रहा है उस दुःस्वप्न के इंतजार में भी ओबीसी एससी एसटी के कुछ, हम सभी को नहीं कहेंगे,
कुछ लोग हैं जो ब्राह्मणवादी विचारधारा अपने दिल दिमाग में आज भी समेटे हुए हैं। आपने देखा होगा कि ओबीसी एससी एसटी का एक बड़ा तबका बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया है और आए दिन सैकड़ों या यूं कहें हजारों ओबीसी एससी एसटी के लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, वह चाहे दीक्षा भूमि हो या फिर भारत के सभी बड़े महानगर हों, छोटे महानगरों में शहरों में भी बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं लेते हुए देखा जा सकता है। तो हम समझते हैं कि समाज तरक्की तो कर रहा है, लेकिन एक तबका जो कि अभी वर्ण व्यवस्था से या मनुवाद से ओबीसी का एक हिस्सा उबर नहीं पाया है, अभी वह मनुवाद के झांसे में आया हुआ है। आरएसएस में देखिए तो निचले स्तर के जितने भी प्रचारक या कार्यकर्ता हैं, उसमें आपको ओबीसी 2/3 मिल जाएंगे। वही ओबीसी जिन्हें मनुस्मृति गालियां देती है, नीच कहती है, म्लेच्छ कहती है, अछूत कहती है, शूद्र कहती है, तो वह शूद्र लोग आरएसएस में जा कर के गदगद हैं कि हम तो सवर्णों के बीच उठते हैं, बैठते हैं और उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो जब तक यह प्रवृत्ति ओबीसी एससी एसटी में बनी रहेगी और ब्राह्मणों का चरण बंदन करते रहेंगे, तब तक भारत विकसित नहीं हो पाएगा। और भारत के विकास की तो बात दूर, ओबीसी एससी एसटी की माली हालत में सुधार नहीं हो पाएगा। वह गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल कार्डधारी वर्षों से बना है और वर्षों तक बना रहेगा। लेकिन ओबीसी एससी एसटी के बीच जो समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, इनका भी दायित्व तो बनता है। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे कारवां को आगे बढ़ाइएगा, और अगर आगे ना बढ़ा सके तो पीछे भी नहीं लौटने दीजिएगा। जहाँ पर हमारा कारवां है वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। हमें लगता है कि बाबा साहब का कारवां आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। बहुत से लोग मनसा रखते हैं, लेकिन उनकी टांग खिंचाई हो जाती है, इसलिए कारवां ठहरा हुआ है, पीछे भी नहीं आया है और आगे भी नहीं गया है, त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है बीचों बीच। लेकिन हम ओबीसी एससी एसटी के जेएनजी से आग्रह करना चाहेंगे कि कम से कम आप वैज्ञानिक सोच रखते हैं। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनमें और जेएनजी में ज़मीन आसमान का अंतर है। पुरानी पीढ़ी के लोग जो हमारी उम्र या हमसे ज़्यादा उम्र 60 से अधिक उम्र के हैं, उसमें आपको 10% से अधिक बुद्धिस्ट या खुली सोच वाले ओपन माइंडेड मिलेंगे। बाकी 90% मनुवाद के दलदल में फंसे हुए मिलेंगे। और उसी तरह से जेएनजी में 90% वैज्ञानिक सोच, प्रगतिवादी सोच, शिक्षा को बढ़ावा देना, आगे बढ़ना उनका उद्देश्य है। लेकिन 10% उसमें भी आपको मनुवादी टाइप के मिल जाएंगे, जो अखिलेश यादव के नीचे बैठने पर अखिलेश यादव की वाहवाही करेंगे और शंकराचार्य की भी वाहवाही करेंगे। हमारा समाज और राष्ट्र आज एक ऐसे मोड़ पर आकर के टिक गया है जहां पर इतिहास से सीख लेने की ज़रूरत है। एक तरफ आरएसएस है जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान को हटाने के लिए बहुत जल्दबाजी में है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आरएसएस के ठीक विपरीत विचारधारा कांग्रेस की है और कांग्रेस से ठीक विपरीत विचारधारा आरएसएस की है। और दोनों विचारधाराओं का अगर
तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है और इस देश के धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत कर सकती है, टिकाऊ कर सकती है और लोकतंत्र को बचा सकती है। बाकी जो दूसरी धारा आरएसएस की है वह तो ओबीसी, एससी, एसटी को और अन्य धर्मावलंबियों को, अल्पसंख्यकों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। उनकी नागरिकता तक छीन लेने की कवायद की जा रही है एसआईआर के माध्यम से। और आपने देखा होगा कि 2019 में CAA NRC लाया गया था, तो वह मुसलमानों को, ईसाइयों को इस देश से खदेड़ने के लिए कानून बनाया गया है। अभी वह कानून जिंदा है, ठंडे बस्ते में ज़रूर है, लेकिन कभी भी वह ठंडे बस्ते से बाहर आ सकता है और फिर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का इनका जो संकल्प है, चुनाव जीतने के पहले, चुनाव संपन्न होने के पहले जिस तरह का खेला खेलते हैं, और उस समय फिर से ये धारणा शुरू करेंगे कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए और पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत में बुला लिया जाना चाहिए। न सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज में हिंदू हैं उन्हें बुलाओ और यहाँ के मुसलमानों को वहाँ भेजो। तो भारत में जो संक्रमण काल का दौर चल रहा है, कोई कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। वह चाहे हिंदू राष्ट्र बने या फिर ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था का सफाया हो, दो में से एक काम जरूर होने वाला है। लेकिन हमें लगता है कि इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, खास करके जेएनजी के लोग राहुल गांधी के साथ मिल करके, अगर तख्ता पलट की बात तो दूर है, प्रजातांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से अगर वर्तमान सत्ता को परास्त करने की कोशिश करेंगे तो इस देश के 98 करोड़ मतदाता उनके साथ हैं। देश गर्त में और नहीं जाना चाहता है, देश विकसित होना चाहता है और विकासशील देशों की लाइन में आगे होना चाहता है। और नरेंद्र मोदी सपना तो दिखाते हैं विकसित भारत बनाने का, और वह भी 2047 तक, लेकिन काम करते हैं मनुवाद और पाखंड को बढ़ाने का काम। भारत के धर्मनिरपेक्ष छवि को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और इसके लिए उन्हें प्रेरणा आरएसएस से मिल रही है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।